बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क के जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। बेसिकली दीज आर द कंपोनेंट्स that are required according to the need of the network। कि हम जो नेटवर्क कौन सा जो डिज़ाइन कर रहे हैं उस नेटवर्क को देखते हुए हमें इसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो यूज़ करना पड़ता है। इसमें जो लिस्ट हमारे पास दैट इज द कम्युनिकेशन मीडिया, फाइल सर्वर्स, वर्क स्टेशन, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, स्विचेस, रिपीटर्स, ब्रिजेस, राउटर्स एक्सेट्रा। दीज आर द कंपोनेंट्स। अब देख लीजिए टॉपिक अगर पहले हुए तो नहीं है, ये रिपीट ना हो जाए। आप आखिरी क्लास तक थी मेरे ख्याल। टेक्स्ट कर दें मुझे। कम्युनिकेशन मीडिया सबसे पहले हमारे पास जिसका टॉपिक आ रहा है, communication media means to transfer the file or data from one computer to another computer or one node to another node। कि अगर हमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डेटा ट्रांसफ़र करना है तो वो कैसे करेंगे, तो बगैर किसी कम्युनिकेशन मीडिया या बगैर किसी कम्युनिकेशन चैनल के ये पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए हमें कम्युनिकेशन जो मीडिया है वो यूज़ करना पड़ता है। कम्युनिकेशन मीडिया जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है वायर्ड और दूसरा कहलाता है वायरलेस। अगर दो कंप्यूटर को हम किसी फिजिकल कनेक्टिविटी करते हैं, हमारा अगर किसी केबल के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो ये हमारा कहलाएगा डायरेक्ट कम्युनिकेशन। और अगर हम बगैर किसी केबल के दो सिस्टम आपस में कनेक्ट करते हैं तो ये कहलाएगा वायरलेस कम्युनिकेशन। तो इसमें डिफरेंट तरह के हमारे पास जो है वो केबल्स भी हैं और वायरलेस मीडिया भी है। तो फिलहाल यहाँ सिंपल एक इंट्रोडक्शन है और इसकी जो डिटेल है वो इंशाल्लाह आने वाले टॉपिक में इसको कवर करेगी कि ये जो वायर्स होती हैं कैसी होती हैं और इनकी जो बैंडविड्थ है वो क्या है। तो मेरा लो कॉस्ट लेन और कनेक्टेड विद ट्विस्टेड वायर पेयर। ट्विस्टेड वायर पेयर जो हमारी सिंपल जो लेन होती है, अगर वहाँ पे केबल को इस्तेमाल किया जाता है तो नॉर्मली अगर हम अपने सिस्टम में अपने घर में अगर राउटर लगाते हैं और हम कोई केबल जो है वो यूज़ करते हैं तो जो केबल बाहर से जो स्विच से आपकी घर की तरफ आता है जो आपके राउटर में प्लग इन करते हैं तो वो जो वायर होती है वो नॉर्मली ट्विस्टेड पेयर होती है। ट्विस्टेड मतलब उसमें दो तारें आपस में जो है वो ट्विस्ट होती हैं और इस तरह से किसी में 3 पेयर होते हैं, किसी में 4 पेयर होते हैं। डिपेंड करता है कि उस केबल का जो कनेक्टर है वो कैसा है। उसके अलावा हमारे पास जो है वो कोएक्सियल या फाइबर ऑप्टिक केबल भी हैं। कोएक्सियल का मतलब होता है जो मैंने बताया था शायद लास्ट टाइम भी, तो अगर मुझे कि ऐसी केबल के जिसमें दो जो है वो कनेक्ट तारे हों। एक आज होता है डायरेक्ट स्विच जो कनेक्टर लगाता है उसमें इंसर्ट हो जाता है और उसकी बाहर वाली साइड में जो मैश वायर होता है उसमें कोएक्सियल कहते हैं। उसके अलावा फाइबर ऑप्टिक केबल भी हम यूज़ कर सकते हैं कम्युनिकेशन मीडिया में। और सबसे जो फास्टेस्ट जो हमारा कम्युनिकेशन मीडिया है दैट इज़ दी फाइबर ऑप्टिक। These cables are expensive but provide faster communication। ये जो केबल हैं जैसे फाइबर ऑप्टिक है एक्सपेंसिव है, लेकिन जब हमें डेटा को ट्रांसफ़र करना होता है तो डेफिनेटली वहाँ ये नहीं देखते कि ये एक्सपेंसिव है क्या है, तो फिर हम उसको यूज़ कर लेते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है कम्युनिकेशन मीडिया में कुछ वायरलेस ट्रांसमिशन भी हैं जिसमें इंफ्रारेड
और रेडियो वेव्स कनेक्ट कंप्यूटर्स कि जिसमें हम वेव्स के थ्रू, मतलब जिसमें केबल नहीं होती और बगैर केबल के कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं। जैसे अगर मोबाइल को हम राउटर से कनेक्ट करते हैं तो वाईफाई से कनेक्ट होता है, तो वो जो है कोई वेव्स होती हैं जिससे उनकी कम्युनिकेशन होता है, और देयर इज नॉट डेडिकेटेड लाइन और any physical line between mobile and the router or the laptop which have the wireless system। उसमें अगर वाईफाई लगा हुआ है तो फिर उसके लिए भी हमें केबल की जरूरत नहीं पड़ती। उसके अलावा वायरलेस नेटवर्क आर इजी टू सेटअप एंड मेंटेन। वायरलेस सेटअप को इंस्टॉल करना या सेटअप करना आसान होता है। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जाते हैं, उनसे पूछते हैं भाई हमारे यहाँ के पास वाईफाई है, तो आपकी जो डिवाइस है उस वाईफाई को खुद लोकेट करेगी, फाइंड करेगी। आपने सिंपल उसका पासवर्ड जो है वो उसमें एंटर करना होता है और सेट ऑटोमेटिकली सिस्टम आपका कनेक्ट हो जाएगा। तो यह इजी है उसको कम्युनिकेट करने के लिए। However, they have low transmission rate and limited distance। लेकिन इसमें जो लिमिटेशन है वो ये है कि इसमें हमारा जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो एक लिमिट तक होता है। जैसे अगर राउटर से आप अपने मोबाइल को कनेक्ट करते हैं तो कुछ फासले के बाद उसका सिग्नल जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो इसके अंदर ये प्रॉब्लम है कि इसमें जो एरिया है ज़रा लिमिटेड होता है। अच्छा, मेरी आवाज़ आपको सही आ रही है? मैंने एक मैसेज आपको किया था। अच्छा, मैसेज किया था, ये जो टॉपिक करा रहा हूँ पहले तो नहीं हुआ नहीं टॉपिक। थैंक यू। The second one is the file servers। File server is a computer which is fully equipped with the latest components, because this is a server computer which will bear the load of all the workstations and nodes. That's why we have to develop this machine fully equipped in the sense of RAM, hard disk, motherboard, processor। It should be fast, कि जितना फास्ट चीज़ें हो सकती हैं वो होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी हमारे वर्क स्टेशन होंगे वो सब के सब का जो लोड होगा वो इस सर्वर पर होगा। एंड इसको दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाता है कि हार्ट ऑफ द नेटवर्क। हार्ट का मतलब है कि जिस तरह इंसान के बॉडी में हार्ट की पोजीशन है, इसी तरह से किसी भी नेटवर्क में जो फाइल सर्वर होता है वो एक हार्ट की हैसियत रखता है। खुदा न खास्ता इंसान की बॉडी में अगर हार्ट काम करना छोड़ दे तो बाकी जितने भी अज़ा हैं, चाहे वो बिल्कुल ठीक हो, 100% हो, वो काम करना छोड़ देते हैं। इस तरह से अब हमने डिफरेंट जगह पर अपने जो है नेटवर्क बनाए। अगर फाइल सर्वर में मेन कंप्यूटर में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो जितने भी हमारे दूसरे वर्क स्टेशन होंगे उनकी सर्वर के साथ कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी और नेटवर्क हमारा डेड हो जाएगा। लेकिन अगर वर्क स्टेशन साइट पर कोई नेट उसमें प्रॉब्लम आता है तो उसमें प्रॉब्लम आने से सर्वर पे कोई इशू नहीं आएगा, सर्वर आपका काम करता रहेगा। तो लिहाजा ये हार्ड कैसे रखता है और ये होना कैसे चाहिए? इट इज़ अ वेरी फास्ट कंप्यूटर विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ रैम। इसकी रैम भी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि जितने भी हमारे वर्क स्टेशन सबका लोड इस पर होगा। स्टोरेज स्पेस ज़्यादा होना चाहिए और इंटरफेस कार्ड जो है जहाँ पर हम केबल वगैरह इसमें लगाएंगे वो भी ज़्यादा स्पीड वाली होनी चाहिए। तो लिहाजा मतलब ये फुली इक्विप्ड होना चाहिए लेटेस्ट कंपोनेंट के साथ। उसके अलावा जो हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दैट आल्सो रिसाइड ऑन दिस कंप्यूटर। नेटवर्क जो क्लाइंट सर्वर हम बनाते हैं तो जितने हमारे क्लाइंट हैं वो इस पे जो सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं वो उसको मॉनिटर करता है और उसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो एप्लीकेशन को भी
शेयर कर सकता है, फाइल को भी शेयर कर सकता है और रिसोर्सेज को भी शेयर कर सकता है। The file server controls the communication of information between the nodes on a network. कि कंप्यूटर नेटवर्क में या जो भी हमने नेटवर्क बनाया हुआ है उसमें जितना भी जो कम्युनिकेशन होगा, मतलब एक सिस्टम का दूसरे के साथ जो कम्युनिकेशन है वो भी उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी फाइल सर्वर ही की है। ये फाइल सर्वर जो है उनके दरमियान कम्युनिकेशन जो है वो करवाता है। Number third is the workstations. Workstations are also computers in the network, but this is the terminology. It means the systems which are connected with file server, they are called the workstations. ऐसे कंप्यूटर के जो फाइल सर्वर के साथ कनेक्ट हैं उनको हम वर्कस्टेशन कहते हैं। जैसे अगर हम अपने सिस्टम, मेरा पीसी है वो स्टैंड अलोन है, जब मैं उस पीसी को किसी इंटरनेट के साथ कनेक्ट करता हूं तो मेरा वो सिस्टम जो है वो वर्क स्टेशन बन जाता है, क्योंकि मैं जिसका आईएसपी यूज़ करता हूं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है जो भी उनका मैं जब यूज़ कर रहा हूँ, नेट टच कर रहा हूँ, आई एम द पार्ट ऑफ दैट नेटवर्क, और वो मेरा सर्वर होगा और मैं उसका जो है क्लाइंट बन जाऊंगा, तो मेरा जो सिस्टम होगा वो वर्क स्टेशन बन जाएगा। तो लिहाजा नेटवर्क बनाने के लिए हमें जहाँ सर्वर की जरूरत है वहाँ वर्क स्टेशन की भी जरूरत होती है। A typical workstation is a computer that is configured with a network interface card, network software and appropriate cables। और कम से कम एक अगर हम बना रहे हैं इस तरह का कोई नेटवर्क वर्क स्टेशन, उसमें कह रहे हैं कि कम से कम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होना चाहिए, नेटवर्क सॉफ्टवेयर होने चाहिए एंड एप्रोप्रिएट केबल्स, और उसमें जो केबल हैं वो भी होनी चाहिए, जो कि डिपेंड करता है कि हमारा नेटवर्क का जो यूज़ है वो कितना है, मतलब कितने उसके ऊपर हमारे नेटवर्क के ऊपर जो है वो लोड आ रहा है, उसके हिसाब से हमारी जो है वो केबल भी होगी। जैसा हमारे नॉर्मली हमारे घरों में जो है वो वायरिंग की जाती है, तो जब वायरिंग जब की जाती है तो नॉर्मल जो स्विच होता है उसमें हम हल्का वायर यूज़ करते हैं, लेकिन जहाँ पर हमें एसी चलाना होता है, जहाँ हमें मोटर चलानी है पानी की, या हमें माइक्रोवेव ओवन चलाना होता है, तो उनके जो पॉइंट्स होते हैं उसमें हेवी केबल को इस्तेमाल करते हैं। वजह क्या है कि उनकी जो रेजिस्टेंस है वो देखना होता है कि ये कितने एम्पेयर के ऊपर हमारी डिवाइस चल रही है, मशीन चल रही है, तो उसके हिसाब से हम केबल को यूज़ करते हैं। और अगर हम हल्की केबल यूज़ करें और उसके ऊपर हम बड़ी को मशीन चला दें तो वो केबल जो है वो ब्लास्ट कर जाएगी। इस तरह यहाँ पर भी यही कि हम देखते हैं हमारे सिस्टम में कितने कंपोनेंट्स हैं, कितने हमारे वर्क स्टेशन हैं, उसके हिसाब से हम केबल को यूज़ करते हैं। तो ये ना हो कि हम केबल वर्क स्टेशन ज़्यादा है लेकिन हमारे जो केबल जो है वो इतनी पावरफुल नहीं है कि जिसमें डेटा ट्रांसमिट हो, तो डेफिनेटली वहाँ ज़रा सा प्रॉब्लम आएगा। Workstation do not necessarily need floppy disk drives because files can be saved on file server। ये फ्लॉपी डिस्क जो पड़ी थी वो इसकी जगह हम ये भी कह सकते हैं यूएसबीज, कि हमारे सिस्टम जो आते हैं चाहे वर्क स्टेशन हो या दूसरे, उन सब में जो है यूएसबी पोर्ट्स लगे होते हैं। लेकिन जब अपने इन वर्क स्टेशन को सर्वर के साथ कनेक्ट करते हैं किसी नेटवर्क में, तो वो वहाँ पर उसके जो यूएसबी होती हैं उसको डिसेबल कर देते हैं। डिसेबल क्यों किया जाता है? ताकि उसके यूएसबी पोर्ट इस्तेमाल ना हो, हालांकि यूएसबी पोर्ट लगे हैं लेकिन वो वर्क नहीं करेंगे। वो क्यों? इसलिए ताकि उसमें हम जो है कोई यूएसबी कोई बंदा यूज़ करके अपना डेटा उसमें ट्रांसफ़र ना कर दे, तो इसलिए फिर उन ड्राइव्स को जो है डिसेबल कर दिया जाता है ताकि कोई भी अनऑथोराइज पर्सन या ऑथोराइज पर्सन भी अपना जो भी डेटा है वो किसी भी तरह से अपने सिस्टम में मुंतकिल ना कर सकें। अगर वायरस होगा तो एक सिस्टम में अगर वायरस आएगा तो ये सारे नेटवर्क में फैल जाएगा, तो उससे बचने के लिए हम जो है इसके जो ड्राइव्स होते हैं अदर दैन द हार्ड डिस्क उन सबको डिसेबल कर दिया जाता है फॉर सेफ्टी पर्पस। और अगर कोई फाइल हमें सेंड करनी होती है तो फिर उसको हम ईमेल जो है वो की जाती है और ईमेल के थ्रू हम डेटा अपना भेज देते हैं। तो ईमेल से क्या होता है कि ऑटोमेटिकली डेटा जो है फिल्टर हो जाता है, मतलब फिल्टर्स में अगर कोई वायरस होगा तो खुद ब खुद वो स्कैन जो हो जाएगा। ऑलमोस्ट एनी कंप्यूटर कैन सर्व एज अ नेटवर्क वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन बनाने के लिए हमें कोई ज़रूरी नहीं कि हाई फाई सिस्टम हो, मतलब उसकी रैम ज़्यादा हो या
हार्ड डिस्क ज़्यादा हो, ज़रूरी नहीं है कि हम जो नॉर्मली जो अपने घरों में सिस्टम इस्तेमाल कर रहे होते हैं हम उसको जो है वर्क स्टेशन बना सकते हैं। वजह क्या है कि उस कंप्यूटर पर जो वर्क स्टेशन है उस पर इतना लोड नहीं होगा, वो सिर्फ अपना ही काम जो है वो करेगा जो उसके ऊपर है। तो इसलिए इस सिस्टम का ज़्यादा जो है वो पावरफुल होना, इसके रैम ज़्यादा हो, इसका मदरबोर्ड पावरफुल, ऐसा ना भी हो तो डजेंट मैटर, हम उससे अपना काम जो चला सकते हैं। उसके बाद हमारा फोर्थ जो कंपोनेंट है दैट इज द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC कहते हैं इसको। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है इसका मतलब होता है कि अगर हम फिजिकल सिस्टम कनेक्ट करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ केबल के थ्रू, तो उसमें हमें इस लैन कार्ड की जो है ज़रूरत होगी। पहले हमारे जो सिस्टम आते थे उनमें लैन कार्ड अलग से जो है वो लगाया जाता था, लेकिन अब तकरीबन जितने मदरबोर्ड आ रहे हैं, चाहे वो लैपटॉप में हो चाहे डेस्कटॉप में हो, उसमें ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बिल्ट इन होता है। तो लिहाजा सिस्टम का वो हिस्सा जहाँ पर इस तरह का पोर्ट आप देख रहे हैं ये जो लगा हुआ है, जहाँ पर हम नेट की केबल इसमें प्लग इन कर सकें, तो समझ जाइए कि ये आपका NIC है, चाहे वो बिल्ट इन हो एक्सटर्नल। तो ये हमारे एक्सटर्नल थे। अगर हम कुछ अर्सा पीछे चले जाएं 10-12 साल पहले, तो हमारे जो पहले डेस्कटॉप सिस्टम आते थे उनमें साउंड कार्ड भी ऐसा इस तरह के कार्ड लगते थे। साउंड कार्ड, अगर हमने नेट चलाना है तो उसके लिए मोडेम कार्ड, अगर हम केबल इस्तेमाल कर रहे हैं या बस में कंप्यूटर्स की कनेक्टिविटी करना चाहते हैं तो लैन कार्ड, तो ग्राफिक कार्ड, मतलब कितने सारे कार्ड लगे होते थे। जैसे सिस्टम खोलते थे उसमें मुख्तलिफ तरह से इस तरह के कार्ड हमें नजर आते थे। लेकिन आजकल जो सिस्टम आ रहा है उसको आप खोलेंगे आपको कोई चीज़ नजर नहीं आएगी सोए रैम के, बाकी सब चीज़ें जो है उन्होंने मदरबोर्ड पर बिल्ट इन कर दी हैं। वजह क्या है कि पहले ये चीज़ें बहुत रेयर केसेस में इस्तेमाल होती थी कि जहाँ पर हमें नेट बनाना है तो वहाँ पर इस कार्ड को यूज़ करते थे। लेकिन आजकल इंटरनेट और जो हमारी कनेक्टिविटी है वो इतनी कॉमन हो चुकी है कि ये अब नेसेसिटी है। दिस इज द नेसेसिटी, दैट्स व्हाई नाउ दिस इज द पार्ट ऑफ द सिस्टम। अब इसमें साउंड कार्ड, VGA कार्ड, ये तमाम चीज़ें बिल्ट इन आ रही हैं। जहाँ जैसे जिस पोर्ट में हम ऑडियो के लगाएंगे केबल या माइक की या स्पीकर की, तो हमारा साउंड कार्ड समझे होगा, जहाँ पर हमारे ये लग रहा है इसमें, ये लगा रहे हैं इसके अंदर लैन केबल, तो हमारा NIC होगा। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पर होती हैं। इसमें होता है कि सिस्टम खोला जाता था और ये जो नीचे वाला सब देख रहे हैं जिसमें ये कॉपर के जो है वो इसके ऊपर लगी हुई है, इसको जो इंसर्ट किया जाता था सिस्टम के साथ, तो ये सिस्टम के साथ अटैच हो जाती थी और फिर हम यहाँ से इसको कनेक्ट कर देते हैं। और अभी भी ऐसे बड़े जो हमारे सर्वर्स हैं उनमें ये कार्ड अलग से भी लगाया जाता है ताकि उनकी स्पीड जो है वो फास्ट हो जाए। तो ये डेस्कटॉप सिस्टम में अलग से भी लगा सकते हैं। इसका काम क्या होता है? इट प्रोवाइड द फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द नेटवर्क एंड कंप्यूटर वर्क स्टेशंस। अगर हम फिजिकल सिस्टम आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं किसी केबल के साथ, तो हमें जो है फिर NIC की जरूरत पड़ेगी। मोस्ट NICs आर इंटरनल, और ज़्यादा करके ये जो NIC कार्ड होते हैं इंटरनल होते हैं, सिस्टम में फिक्स होते हैं विद द कार्ड फिटिंग इनटू एन एक्सपेंशन स्लॉट इनसाइड द कंप्यूटर। मदरबोर्ड में जो है वो इस तरह की उसमें रखी जाती हैं फिजिबिलिटी कि अगर वक्त पड़ने पर अगर उसमें कोई चीज़ हमें एक्सपेंड करनी है तो उसके एक्सपेंशन स्लॉट वो चीज़ लगाई जा सकती है। तो एक्सपेंशन स्लॉट्स वो होती हैं जिसमें ये हमारे कार्ड जाके फिक्स हो जाए। इसके अलावा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आर अ मेजर फैक्टर इन डिटरमिन द स्पीड एंड परफॉर्मेंस ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस है आपस में कम्युनिकेशन जो है उसमें नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का जो मेजर जो है वो रोल होता है। तो लिहाजा इसकी जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना डेटा हमारा जल्दी ट्रांसमिट होगा। और इट इज़ गुड आइडिया टू यूज़ द फास्टेस्ट नेटवर्क कार्ड अवेलेबल फॉर टाइप ऑफ वर्क स्टेशन यू आर यूजिंग। तो बेहतर ये कि हमारा जो वर्क स्टेशन है उसमें लेन कार्ड जो है वो अच्छा होना चाहिए ताकि डेटा हमारा फास्टेस्ट वे में ट्रांसमिट हो सके। ज़्यादा करके जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होते हैं वो जो है एथरनेट कार्ड्स होते हैं, ये ज़्यादा मशहूर हैं और ज़्यादा इस्तेमाल भी होते हैं। तो एथरनेट कार्ड को इस्तेमाल किया जाए, बाकी ये जो है रेट बेसिस इस्तेमाल होते हैं। और अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल डेटा
corporation study, Ethernet is the most popular, followed by token ring and local talk. सबसे जो इम्पोर्टेंट या सबसे जो नंबर 1 पे संडे के आता है कार्ड वो हमारा Ethernet है, उसके बाद टोकन रिंग और लोकल टॉक। ये बहुत रेयर केसेस में इस्तेमाल होते हैं। The next one is the switch, hub और concentrator। ये जब स्टार टोपोलॉजी पढ़ रहे थे तो वहाँ भी ये नाम आ रहा था बार बार, कंसंट्रेटर हब, कंसंट्रेटर हब। तो कंसंट्रेटर हब इस तरह का होता है। ये जो आप देख रहे हैं इस फ्रंट वाले, ये इसके जो है वो प्लग इन होते हैं, जिसके अंदर हम केबल को प्लग करते हैं, और ये इसको स्विच भी कहा जाता है। ये बेसिकली काम करता है कि जब हम हर एक सिस्टम की अलग अलग केबल जो है वो इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो ज़्यादा करके स्टार टोपोलॉजी में हम ये करते हैं कि हम इसमें हर वर्क स्टेशन की लाइन अलग होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमने सपोज सर्वर एक रखा है यहाँ पे, सर्वर में क्योंकि हमारे पास एक ही NIC होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, हमने वो केबल निकाल के साथ लगा दी। जब यहाँ लगा देंगे तो इसका मतलब है कि अब ये सर्वर का हिस्सा हो गया और ये भी सर्वर से कनेक्ट हो गया। उसके बाद जब ये सिस्टम के साथ, ये वर्क स्टेशन के साथ केबल लगाएंगे तो उनका भी ताल्लुक जो है वो आपके सर्वर के साथ हो जाएगा। तो इसको हम हब भी कहते हैं, स्विच भी कहते हैं। इसके डिफरेंट पोर्ट्स आते हैं, किसी में 4 होते हैं, किसी में 8 होते हैं, किसी में 16, किसी में 32, और डिपेंड करता है कि आपका जो यूज़ है वो क्या है, आप कितने वर्क स्टेशन का जो है वो नेटवर्क बनाना चाहते हैं, तो हम इसको परचेज जो है वो उस हिसाब से करते हैं। A concentrator is a device that provides a central connection point for cable from workstation, servers and peripherals. कंसंट्रेटर जो एक डिवाइस है कि जो सेंट्रल पॉइंट है किसके लिए, केबल के लिए, वर्क स्टेशन, सर्वर्स के लिए और पेरिफेरल्स, मतलब जितनी भी डिवाइसेस हमारी होती हैं उनके लिए सेंट्रल पॉइंट है और तमाम चीज़ें इसके साथ कनेक्ट होती हैं। In a star topology, twisted wire is run from each workstation to central switch. इसमें ट्विस्टेड पेयर जो हमारी वो केबल होती है उसको हम इस्तेमाल करते हैं और वो जो है इस हब के साथ आके कनेक्ट होते हैं और उनका ताल्लुक फिर जो है वो एक सिस्टम का दूसरे के साथ होता है और हर किसी को अलग अलग कनेक्शन जो है वो दे सकते हैं। इसके अलावा मोस्ट स्विचेस आर एक्टिव। अभी एक्टिव का लफ्ज़ मैंने पहले पढ़ा था, जैसे उसमें रिंग टोपोलॉजी में था कि रिंग टोपोलॉजी इज एन एक्टिव टोपोलॉजी। एक्टिव का मतलब होता है कि ये मतलब 2 काम यहाँ पे होंगे। एक तो ये कि कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं, नंबर 2 सिग्नल को रिफ्रेश करके आगे की तरफ फॉरवर्ड करना। मतलब जब हम एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन करता है तो पहले उसका जो मैसेज है वो आएगा स्विच के पास, फिर वो स्विच जो है उस सिग्नल वीक हो चुके हैं उसको दोबारा रिफ्रेश करेगा और फिर दोबारा उसको रिफ्रेश करके मजीद जो है वो अपनी बूस्ट करके उस मैसेज को आगे की तरफ फॉरवर्ड करेगा, इसलिए इसे कहते हैं एक्टिव। क्या मतलब है, दैट इज दे इलेक्ट्रिकली एम्पलीफाई द सिग्नल एज इट मूव्स फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, कि वो इलेक्ट्रिकली पावर की मदद से सिग्नल को एम्पलीफाई करके जो है वो फॉरवर्ड करेंगे दूसरे सिस्टम तक जहां पर हमें उस डेटा को पहुंचाना होता है। और switches no longer broadcast network packets as hubs did in the past. They memorize the address of the computer and send the information to the correct location. स्विचेस जो है वो ये देखते हैं कि मैसेज कहाँ से आया है और उनका जो एड्रेस है उसको वो अपने पास सेव कर लेते हैं, फिर वो एड्रेस के थ्रू उस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करते हैं। एड्रेस का मतलब होता है आईपी एड्रेस, ठीक है। स्विचेस आर, इसकी डिफरेंट जो है बता रहे हैं किस फॉर्म में ये अवेलेबल हैं। कॉन्फ़िगर्ड विद 8, मतलब 8 वाला स्विच भी आता है, 12 वाला भी आता है और 24, ये डिफरेंट जो है वो बता रहे हैं कितने पोर्ट्स आपको चाहिए होते हैं, तो उसके हिसाब से ये आप परचेज कर सकते हैं। और लिखा है RJ45 पोर्ट्स। ये RJ45 का मतलब है दिस इज द कनेक्टर, कि जो केबल के आगे कनेक्टर होता है और वो कनेक्टर प्लग इन होता है लैन कार्ड में, तो वो जो कनेक्टर होता है उसको RJ45 पोर्ट कहा जाता है। तो ये लैन के जो कनेक्टर होते हैं वो RJ45 होते हैं और उसमें ये कनेक्टर हम इस्तेमाल करते हैं। तो अगर RJ45 होगा तो वो
लेन कार्ड में लगेगा और यहाँ जो आप जो स्विच है उसमें लग जाएगा। और अगर ये RJ45 नहीं है तो वो स्विच में नहीं लग सकते। ठीक है, RJ45 जो है वो स्विच में लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके अलावा ऑफन यूज इन स्टार और स्टार वायरिंग टोपोलॉजी, तो ये ज़्यादा करके स्टार में भी यूज होता है, या स्टार वायरिंग टोपोलॉजी बनाए तो भी हो सकता है। और सोल्ड विद स्पेशल सॉफ्टवेयर फॉर पोर्ट मैनेजमेंट, और जब इसे परचेज किया जाता है तो इसके साथ इसका सॉफ्टवेयर भी दिया जाता है, इसे ड्राइवर कहते हैं। ऑल्सो कॉल्ड हब्स, हब भी कहा जाता है इसको। यूजुअली इंस्टॉल्ड इन स्टैंडर्डाइज्ड मेटल, ये तो बता रहा है कि इसको अगर सेफ रखना चाहते हैं तो इसको किसी रैक के ऊपर इंस्टॉल कर दिया जाता है ताकि वो एक जगह पर रहे और बार बार उसको मूव ना किया जाए। दैट ऑल्सो मैनी स्टोर नेट मॉडेम ब्रिजेस एंड राउटर्स, वहाँ पे आजकल लगाए जाते हैं। अगर आप लोग अपने घरों में यूज़ कर रहे हैं लोकल केबल, माने जो मोहल्ले के अंदर जो केबल होती है, आपके एरिया में जो केबल है, तो वो तार जो आपको के घर में जो आ रहा है, जो आपके राउटर से कनेक्टेड है, वो किसी स्विच से आता है। तो वो करते क्या है कि उनका एक मेन ऑफिस होता है, उस ऑफिस से फिर वो मजीद जो है वो स्विचेस निकालते हैं और उसको पूरे एरिया में फैला देते हैं। और जहाँ जहाँ उनके कनेक्शन बढ़ते जाते हैं तो वो उस जगह पे स्विच लगा देते हैं, फिर उस स्विच से मजीद तारें खींच खींच के आपके घरों तक जो पहुँचाते हैं। तो उसमें होता क्या है कि अगर स्विच से फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके जैसा नेट नहीं चल रहा, ख़राब हो गया है, केबल में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो आपके केबल में प्रॉब्लम आने की वजह से दूसरे नेटवर्क जो है वो वैसे ही चलते रहेंगे। वजह क्या है कि हर एक यूज़र का अपना अपनी केबल होती है, डेडिकेटेड लाइन होती है, तो लिहाजा एक लाइन ख़राब होने से दूसरी लाइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर स्विच में प्रॉब्लम आ जाए, अगर स्विच जो है हब में इस कंसंट्रेटर में प्रॉब्लम आ जाए, तो फिर उस जो भी कनेक्ट कंप्यूटर या जो भी वर्क स्टेशन उस स्विच के साथ कनेक्ट होंगे वो काम करना छोड़ देंगे, तो लिहाजा हमें वहाँ पे स्विच जो है चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद है रिपीटर्स। रिपीटर्स जो डिवाइस है, मेरा नाम जो है रिपीटर ये निकला रिपीट से। रिपीट का मतलब है किसी चीज़ को दोबारा बार बार करना। जैसे आप किसी चीज़ को याद करते हैं तो उसे हम कहते हैं रिपीट कर लें। रिपीट का मतलब एक मरतबा पढ़ा, दूसरी मरतबा पढ़ा, तीसरी मरतबा पढ़ा तो मेमोराइज हो जाता है। तो यहाँ जो रिपीटर का मतलब है कि ये जो इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, मतलब जो सिग्नल आपके पास आए उसको दोबारा रिपीट करना है। रिपीट का मतलब है उसको दोबारा से रिफ्रेश करना। तो ये रिपीटर जो होते हैं ये सम टाइम स्विच में भी लगे होते हैं और इसको हम अलग से भी जो है वो परचेज कर सकते हैं। अगर हमारे लेन जो है वो उसका जो साइज़ है वो बिग है, मतलब जैसे 1 किलोमीटर के अंदर हम इंस्टॉल कर सकते हैं लेन, और हम वहाँ पे 1 किलोमीटर ही में नेटवर्क बनाना चाहते हैं, तो जो केबल इस्तेमाल कर रहे हैं डेफिनेटली उसके अंदर भी जो सिग्नल है वो एक लिमिट तक जाते हैं, फिर वो उनके सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो लो हो जाती है, सिग्नल वीक हो जाते हैं। तो लिहाजा अगर हम चाहें तो 400-500 मीटर के बाद हम जो है वहाँ पर एक रिपीटर लगा दें, तो उसमें क्या होगा कि जो सिग्नल हमारे पास इन हुए थे वो इसमें आएंगे, आने के बाद वो सिग्नल जो वीक हो चुके हैं वो रिफ़्रेश होंगे, और रिफ़्रेश होने के बाद उन सिग्नल को दोबारा आगे जो है वो दूसरे सिस्टम की तरफ भेज दिया जाता है। तो इस तरह नेट की जो स्पीड है या हमारा जो नेटवर्क हमने बनाया है लोकल एरिया, उसकी स्पीड जो है वो स्पीड फास्ट हो जाती है। तो लिहाजा रिपीटर का काम है टू एम्पलीफाई द सिग्नल्स। Repeaters can be separate device or they can be incorporated in the concentrator, अलग से भी ले सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया, या फिर हम इसके जो है कंसंट्रेटर जो स्विचेस हैं उसके साथ भी ये रिपीटर जो है वो अटैच होते हैं। अगर उस स्विच के अंदर इसका बना दिया जाए स्विच, एक पोर्ट सर्किट बना दिया जाए, तो वो जो हब है या जो स्विच है उसमें रिपीटर का काम भी हो सकता है और अलग से भी ये डिवाइस ली जा सकती है। They are used when the total length of your network cable exceed the standard set for type of cable being used। मैंने भी आपको जो बताया कि हर एक केबल की अपनी बैंडविड्थ होती है, उसमें कितना डेटा ट्रांसमिट हो सकता है और कितना 1 मिनट में जो वो ट्रांसमिशन हो सकती है। तो इसमें ये कह रहा है कि डिपेंड करता है, और हमारा नेटवर्क बड़ा है और हमारे जो केबल यूज़ करते हैं वो इतनी स्ट्रेंथ नहीं रखती,
तो फिर हमें वहाँ पे रिपीटर को लगाना पड़ता है ताकि जो स्पीड स्लो हुई है वो एडजस्ट कर दे, रिपीट उसको सिग्नल ले और उसको दोबारा रिफ्रेश करके आपकी तरफ जो है वो मुंतकिल कर दे। तो उसे हम कहते हैं रिपीटर्स। उसके बाद है ब्रिज। ब्रिज इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू नेटवर्क्स विद सिमिलर प्रोटोकॉल। अगर दो नेटवर्क हमारे पास हैं और इन दोनों का प्रोटोकॉल मतलब जो इनके सेट्स रूल्स हैं दोनों के सेम हैं, तो फिर हम ब्रिज को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बेहतर होता है कि जैसे हम मतलब बड़ा सा नेटवर्क बना रहे हैं तो बजाय एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना लिया जाए, उस नेटवर्क को सेगमेंट्स में डिवाइड कर लें। तो सेगमेंट में डिवाइड करने से क्या होगा कि हमारा जो नेटवर्क है वो 1 2 3 पार्ट्स में अंदर होगा। जैसे यहाँ पे देखें 4 पार्ट है, एक कंप्यूटर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये अलग है। तो ये सब 4 जो है वो बना रहे हैं। तो ये इधर कनेक्टेड। अभी अगर ब्रिज निकाल दिया जाए तो दोनों तो कम्युनिकेट आपस में करते रहेंगे। और ब्रिज से क्या होता है कि अगर इस जगह पे काम करना है, कोई प्रॉब्लम आती है इस तरफ, तो हम इसको निकालेंगे तो ये नेटवर्क चलता रहेगा। और अगर हम सेगमेंट में नहीं डिवाइड कर रहे तो डेफिनेटली सारा नेटवर्क हमें बंद करना पड़ेगा। सो ब्रिज इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू नेटवर्क्स विद सिमिलर प्रोटोकॉल। याद रखिएगा, सिंपल प्रोटोकॉल या सिंपल जो लेन होती है, जो एक जैसी लेन होंगी, उनको कनेक्ट करने के लिए ब्रिज को यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में भी आता है। इसके अलावा ये भी आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रिज एंड गेटवे, उसके बाद हम पढ़ते हैं। तो ब्रिज जो है वो सिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। A bridge is a device that allow you to segment a large network into two smaller, more efficient networks। कि हम इस ब्रिज की वजह से बड़े नेटवर्क को दो छोटे नेटवर्क में डिवाइड कर सकते हैं और उसको इजीली जो है वो चला सकते हैं, उसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। और if you are adding to an older wiring scheme and want to new network to be up to date, bridge can connect the two। आपने एक सिस्टम बनाया, एक अलग नेटवर्क था, फिर आप एक और नेटवर्क कहीं और डिजाइन करना चाहते हैं, तो वो बना के दोनों तरफ ब्रिज रख दीजिए। तो ब्रिज रखने से क्या होगा कि दोनों के दरमियान कनेक्टिविटी शुरू हो जाएगी। करता है क्या ब्रिज? ब्रिज मॉनिटर द इंफॉर्मेशन ट्रैफिक ऑन बोथ साइड्स ऑफ द नेटवर्क। इंफॉर्मेशन ट्रैफिक मतलब डेटा जो ट्रांसफर होता है उसको हम ट्रैफिक कह रहे हैं। तो ये इंफॉर्मेशन ट्रैफिक या डेटा ट्रैफिक है और दोनों तरफ उसको मॉनिटर कर रहा है कि कहाँ से हमारा डेटा आया और किस जगह उसको जो हमने भेजना। दैट कैन पास पैकेट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन टू करेक्ट लोकेशन। और बिल्कुल करेक्ट लोकेशन पर जो है उस डेटा को भेजा जाता है। तो ये काम ब्रिज करते हैं। Most bridge can listen to the network and automatically figure out the address of each computer on both sides of the bridge। Listen का मतलब है मैसेज को लेना और उसको खुद ही डिसाइड करना कि हमारे पास जो मैसेज आया है वो किस तरह से किस कंप्यूटर पे भेजना है। उसके जो एड्रेस वगैरह होते हैं वो ब्रिज जो है वो खुद ही उसमें जो है वो उसका बताता है कि किस एड्रेस के ऊपर लेके जाना है। हम सिंपली यूज़र नेम देते हैं कि यूज़र भेजो, बाकी खुद ब खुद काम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम मोबाइल में अगर मैसेज भेजते हैं और उसमें किसी का नाम देते हैं, तो नाम देते हैं तो नाम देने से तो नहीं कि नेट के ऊपर नाम से वो सेव है डिवाइस। बेसिकली नाम नहीं, उसका आईपी एड्रेस होता है, वो उसके आईपी एड्रेस को सर्च करके और उस लोकेशन पर डेटा को सेंड कर देता है। So the bridge can inspect each message and if necessary broadcast it in on the other side network। तो ब्रिज जो है वो हर एक मैसेज को इंस्पेक्ट करता है, चेक करता है, और अगर हम चाहें कि 1 to 1 मैसेज भेजें तो भी ठीक है और ब्रॉडकास्ट भी किया जा सकता है। ब्रॉडकास्ट मतलब जैसे सर्वर है, उसने एक मैसेज जो है वो अपने तमाम वर्क स्टेशन को भेजना है, तो वो सर्वर से जो है वो मैसेज अगर दे दिया जाए तो वो हर जगह पहुंचा जा सकता है और ये काम ब्रिज भी कर सकता है। उसके बाद है राउटर्स। ये आपके सामने है, या ये डिवाइस आजकल बहुत इस्तेमाल हो रही है, हर घर में तकरीबन आपको नजर आएगी। ये चीज़ आपको हर घर में नजर आएगी। इसे हम कहते हैं राउटर। किसी में ये एंटीना जो होता है एक होता है, किसी में 2 होता है, किसी में 3, किसी में 4। जितने ज़्यादा एंटीना होंगे उतनी इसके अंदर सिग्नल प्रोपेगेशन होगा। सिग्नल प्रोपेगेशन मतलब सिग्नल का ट्रांसमिट होना, सिग्नल का फैलना। ये जो बेसिकली एंटीना, इसमें जो हमारा डेटा या जो सिग्नल है वो इस तरह मूव करते हैं सर्कल फॉर्म में, और इस तरह एक ये हॉलो बनाते चले जाएंगे, ये सर्कल बनाते चले जाएंगे। जैसे इसने ये सा कवर किया तो ये भी यहाँ से निकलेगा डेफिनेट, तो फिर ये
अलग अलग डेटा को मूव कर सकते हैं। अगर हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी बेस्ट लोकेशन ये होता है कि किसी भी बिल्डिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको दरमियान में रखा जाए ताकि सिग्नल इसके हर तरफ प्रोपेगेट हो, अगर हम बगैर केबल इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और केबल इस्तेमाल कर रहे हैं फिर तो कोई इशू नहीं, केबल में तो कहीं भी इसको डेटा को लेके जाया जा सकता है। तो राउटर का जो लफ्ज़ है जो निकला है रूट से, मतलब है डिवाइस दैट selects the best path for your message to transfer from one location to another. A router translates information from one network to another. It is similar to a super intelligent bridge. ये जो ट्रांसलेट कर रहा है लफ्ज़, इसका क्या मतलब है? ट्रांसलेट का मतलब है कि जैसे हम किसी ब्रिज में मैंने ये बताया आपको कि ब्रिज इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू सिमिलर नेटवर्क्स। टू सिमिलर, जब दो नेटवर्क एक जैसे हों तो हम ब्रिज को इस्तेमाल करते हैं। ये आपका फाइल में देखेगा, आपको ये क्वेश्चन में नजर भी आएगा। सो ब्रिज इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू सिमिलर नेटवर्क्स। ठीक है, जब नेटवर्क सेम होंगे सेम प्रोटोकॉल के तो ब्रिज को इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद राउटर में बता रहा ट्रांसलेट। ट्रांसलेट का मतलब होता है कि जैसे हम किसी को जब मैसेज भेजते हैं अपने सिस्टम से किसी दूसरे अपने दोस्त को या अपने भाई बहन को, तो जब हम मैसेज सेंड करते हैं तो हमें ये नहीं मालूम होता कि हम जिसको मैसेज सेंड कर रहे हैं उसके पास कौन सी डिवाइस है, या मॉनिटर कौन सा वो लैपटॉप यूज़ कर रहा है, कौन सा वो मोबाइल यूज़ कर रहा है, हमें कुछ पता नहीं होता। उनका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो उनका मदरबोर्ड क्या है, हमें कुछ पता नहीं। सिंपल वी सेंड द मैसेज, और हमारा अपना सिस्टम क्या वो हम जानते ही हैं। तो अब ये जो मैसेज है वो डिफरेंट नेटवर्क्स में कैसे जाएगा? अब नेटवर्क डिफरेंट है, डिवाइस डिफरेंट है, हमारी डिवाइस फास्ट है, उनकी डिवाइस स्लो है, तो कैसे सारा ये मैनेज होता है? तो ये सारा काम राउटर का होता है, और मतलब उसके अंदर क्या करता है, सिग्नल को ट्रांसलेट करना, मतलब उस नेटवर्क में लेके जाना ताकि सिग्नल आपके जो है जो मैसेज है वो सही तरह से उस दूसरी डिवाइस तक पहुंच सके। कह रहे हैं सुपर इंटेलिजेंट ब्रिज की तरह काम करता है। नंबर 2 है राउटर सिलेक्ट द बेस्ट पाथ टू राउट ए मैसेज, कि किसी मैसेज को राउट करने के लिए, रूट तय करने के लिए ये जो है वो बेस्ट पाथ चूज करता है कि किस पाथ से हम जो है अपने मैसेज को सेंड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन एड्रेस एंड रीजन। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे नाजिराबाद कैंपस में मौजूद हूँ, अगर मुझे सदर की तरफ जाना है तो मेरे पास मुख्तलिफ ऑप्शन है, मैं कहाँ कहाँ से जा सकता हूँ। तो 2-3 रास्ते हैं। अब एक बिल्कुल शॉर्ट रास्ता है, मैंने कहा चलो शॉर्ट रास्ते को अपनाते हैं, लेकिन जब मैं शॉर्ट की तरफ जाता हूँ तो मुझे वहाँ पे ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आता है, और मैंने कहा कि इस रूट से गया तो मैं जो है वहाँ में फंस जाऊँगा। फिर मैं दूसरा रास्ता देखता हूँ जो कि दूर है, लेकिन ये क्या हुआ कि मुझे उस रूट में पता है कि मैं जाऊँगा तो फंस जाऊँगा, मेरा टाइम ज़ाया होगा, तो फिर मैं अपने डायरेक्शन चेंज करता हूँ और दूसरे रूट से मूव कर जाता हूँ। तो इस तरह से ये राउटर्स होते हैं, वो भी यही कि जब हम मैसेज को ट्रांसफर करते हैं तो ये उस ट्रैफिक में जो हमारा नेटवर्क ट्रैफिक उसको चेक करते हैं कि जहाँ से मैसेज लेके जा रहे हैं वो रास्ता खाली है नहीं है। वो निकला मैसेज लेके, जैसे ही वो आगे पहुंच जाए उसको देखा कि ऑलरेडी वो यहाँ पे लाइनें बिजी हैं, तो वो बैक में भी जा सकता है, बैक में जाके दूसरा जो रास्ता वो तलाश करेगा। बेसिकली इसका काम क्या होता है राउटर का कि मैसेज को जितना जल्द हो सके उस डेस्टिनेशन पर पहुंचाना, फिर वो डिसाइड करता है कि किस रूट से हम उसको भेज सकते हैं। थर्ड इसका पॉइंट देखिए, द राउटर कैन डायरेक्ट ट्रैफिक टू प्रिवेंट हेड ऑन कोलिजन्स, कि आपस में जो मैसेज जो टकराए भी ना, डेटा कोलिजन भी ना हो। डेटा कोलिजन होगी तो उसमें हमारा डेटा लॉस हो सकता है, तो उसमें ये भी राउटर ख्याल रखते हैं कि डेटा कोलाइड ना हो, and it's about enough to know when to direct traffic along back roads and shortcuts. और उसमें ये भी देखते हैं कि हमारा जो मैसेज है उसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, ये माना वो उसको वापस लेकर आए और दूसरे किसी शॉर्टकट से उस मैसेज को जो है वो फॉरवर्ड कर दें अपने डेस्टिनेशन पर। तो लिहाजा राउटर जो है वो इस तरह के काम करते हैं।
इसके बाद है गेटवे। इसके बारे में याद रखिएगा, गेटवे इज अ लैन कंपोनेंट दैट कनेक्ट्स टू और मोर देन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। अगर हमारा नेटवर्क जो है वो डिफरेंट है तो हम गेटवे को यूज़ करते हैं, और नॉर्मली जैसे इंटरनेट हम जहाँ यूज़ करते हैं तो वहाँ ये गेटवे इस्तेमाल होता है। क्योंकि जब मेरी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होगी, देख रहे हैं आप मैंने काफ़ी डायग्राम में, देयर आर लॉट ऑफ डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड विद सिस्टम्स एंड इंटरनेट, तो ये पूरा जो है गेटवे है। अगर हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो हमें गेटवे के बगैर इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकेंगे। इसकी एग्जाम्पल जैसे दो, जैसे अगर कोई शख्स पाकिस्तान में फ़ोन करता है और ही इज़ आउट ऑफ कंट्री, पाकिस्तान से बाहर है, तो उसको वहाँ जाके 92 मिलाना पड़ेगा। जब तक वो 92 का कोड नहीं मिलाएगा वो बात नहीं कर सकता। तो ये जो है वो किसी का समझे कोड है कि 92 मतलब वी आर एंटरिंग इन पाकिस्तान। तो ये जो हमारा डेटा जो होता है सारा कम्युनिकेशन, उसमें ये कोड्स होते हैं जो कोड हमें एक कंट्री से दूसरे कंट्री के साथ मिलाते हैं। तो गेटवे बेसिकली एक डिवाइस है जो दो या दो से ज़्यादा जो मुख्तलिफ नेटवर्क्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। Gateway is a device that connects two or more networks with different types of protocol. याद रखिएगा, ब्रिज जो है वो सेम टाइप ऑफ प्रोटोकॉल को कनेक्ट करता है, जबकि गेटवे जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल को कनेक्ट करेगा। ठीक है, याद रखिएगा। और ये आपका डिफरेंस भी आता है और समटाइम सीक्यू में क्वेश्चन भी आता है। Two different types of network require a gateway to communicate with each other. जब हमारे पास दो तरह के डिफरेंट नेटवर्क्स हों तो फिर गेटवे हमें चाहिए होता है ताकि हम उसके दरमियान कम्युनिकेशन कर सकें। अगर सेम है तो ब्रिज से काम चल जाएगा, लेकिन अगर डिफरेंट यूज कर रहे हैं तो फिर हम गेटवे इस्तेमाल करेंगे। It receives data from one network and converts it according to the protocol of the other. ये एक नेटवर्क से डेटा को लेते हैं और दूसरे नेटवर्क में कन्वर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू दैट प्रोटोकॉल। फॉर एग्जांपल, कंप्यूटर्स ऑन लेन रिक्वायर गेटवे टू एक्सेस इंटरनेट। अगर हम एक लेन इंस्टॉल की हुई है अपने पास और हम उस लेन को जो है वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं तो फिर हमें वहाँ पे गेटवे की ज़रूरत होगी। अगर गेटवे होगा तो इंटरनेट चलेगा, अदरवाइज इंटरनेट नहीं चलेगा। तो ये हमारे जो कंपोनेंट्स थे उसके मुताबिक हमने आज कवर किया। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द लेन। ये लेन के जो कंपोनेंट्स हैं, इसका जो क्वेश्चन आता है लेन कंपोनेंट्स का, वो ये है कि अगर शॉर्ट में आता है तो शॉर्ट में आपको ये पूछा जा सकता है कि लेन कंपोनेंट्स के नाम लिख दें, 4 या 5 के। एन लिस्ट द कंपोनेंट्स ऑफ लेन, एन लिस्ट। And list on the ENLIST. Just give the names of the components that are used while creating a local area network. तो उसमें सिंपली आपको जैसे मैंने पढ़ा है 7-8 लिखा, तो आप सिंपली नाम लिखना होगा, बस कुछ भी नहीं। और अगर लॉन्ग में आता है तो वहाँ पर पूछा जा सकता है कंपोनेंट्स कौन से हैं और उनमें से कोई 3 या 4 आप डिफाइन कर दें अपनी मर्जी से। दूसरा सवाल। और तीसरा ये हो सकता है कि गेटवे को रिपीट करना है। गेटवे गेटवे is a LAN component, network component that connects two or more than two network of different protocols. अगर हमारे पास दो डिफरेंट प्रोटोकॉल हैं या दो से ज़्यादा डिफरेंट प्रोटोकॉल हैं तो उसके लिए हमें गेटवे इस्तेमाल करना पड़ेगा, नॉर्मली जिसे हम इंटरनेट कहते हैं। तो ये आपके सामने डेफिनेशन आ रही है जो मैं बता चुका हूँ कि दो या दो से ज़्यादा जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल हों तो फिर हम गेटवे इस्तेमाल करते हैं। प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स। 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क रिक्वायर गेटवे। अगर जब दो नेटवर्क अलग होंगे तो गेटवे चाहिए होता है, जब सेम हो तो ब्रिज से काम चल जाता है।
काम क्या होता है, रिसीव डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क एंड कन्वर्ट इट अकॉर्डिंग टू दी, उसी प्रोटोकॉल के मुताबिक उसको कन्वर्ट करना। जैसे अगर हम लेन, हमारे एक अलग प्रोटोकॉल है, हम उसको अगर इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो अलग चीज़ हो जाएगी, तो लिहाजा ये गेटवे के थ्रू हम इंटरनेट से कनेक्ट होंगे। और अगर लॉन्ग में आता है क्वेश्चन, तो बता रहा था आपको मैं, अगर लॉन्ग में क्वेश्चन आता है तो पूछ सकता है कि लैन कंपोनेंट्स जो है उनका नाम बताएं और 2-3 को डिफाइन कर दीजिए। और यहाँ फिर अलग से पूछा जा सकता है, 3-4 शॉर्ट में दे दें आपको, तो डिफरेंट तरह के क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं। जितना सवाल होगा आपने उतना ही जवाब देना है। अच्छा याद रखें, मीडिया क्या होता है, फाइल सर्वर क्या होता है, वर्क स्टेशन क्या है, NIC का मतलब क्या है, इसमें कुछ फुल फॉर्म भी है, वो भी आप जो है वो चेक करेंगे, देखेंगे। एनी क्वेश्चन? लैन कंपोनेंट का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। आज हम जा रहे हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया की तरफ, मतलब सेकंड टाइप ऑफ नेटवर्क। अगर इससे पहले को क्वेश्चन पूछना तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई विल प्रोसीड। अभी तक कोई चीज़ समझ आपको नहीं आई है तो मुझसे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? The second type of computer network is a metropolitan area network. Bridge connects to similar network. Bridge connects two similar networks. सिमिलर नेटवर्क्स जो कनेक्ट होती हैं, सिमिलर नेटवर्क वो ब्रिज से होते हैं, और अगर नेटवर्क डिफरेंट हो तो फिर हम गेटवे को इस्तेमाल करेंगे। When networks are similar, bridge is used to connect them, and when networks are different, then we use gateway. ठीक है? इसके बाद जो सेकंड हमारे पास नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क, दैट इज द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसे हम कहते हैं मैन। हमने पहले भी बताया था कि ये जो नेटवर्क्स है कंप्यूटर के, इसको हम जो क्लासिफाई करते हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू देयर ज्योग्राफिकल एरिया। ज्योग्राफिकल एरिया मतलब ज़मीनी हकाई को देखते हुए कि वो कितना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। हमने कहा कि लैन जो है वो विद इन अ बिल्डिंग इंस्टॉल कर सकते हैं, विद इन अ स्कूल, विद इन अ यूनिवर्सिटी, और हमने इसको अप्रॉक्सीमेटली कहा कि इफ़ वी आर विद इन 1 किलोमीटर एरिया देन वी कैन इंस्टॉल अ लैन, तो वो हमारी लैन कहलाएगी। अब सपोज हम उस लैन को बढ़ाकर एक शहर के अंदर, विद इन अ सिटी, वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैट, तो दैट नेटवर्क is called the metropolitan area network. It is a large computer network which extends to a city or a large university campus and termed as the metropolitan area network.
अगर हम एक शहर में, जैसे कराची शहर में अगर हम कोई नेट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे सिटी स्कूल है, उसने अपने हर स्कूल को कनेक्ट किया हुआ है मेन के साथ, जो शहर कराची में है। बीकन हाउस है, और उसके अलावा हमारे जो बैंक्स हैं पूरे शहर के वापस में कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, तो ये भी एक मेट्रोपॉलिटन में हम जो वो इसको दे सकते हैं। तो लिहाजा ऐसा नेटवर्क के जो आपका विद इन सिटी हो, वो आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है। The purpose of main is to provide the link to the internet in the long run. काम क्या होता है कि ये आपको लिंक प्रोवाइड करे एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम के साथ। A main metropolitan network usually incorporates a number of lanes to form a network. कह रहे ज़्यादा करके जो मेन्स होती हैं ये लेन को कंबाइन करना होता है बस में। सपोज अगर हम एक सिंपल सा लेन बनाना चाहते हैं, और आप एग्जांपल ले रहे हैं आदम जी कोचिंग सेंटर, सपोज देयर आर डिफरेंट कैंपसेस इन कराची। अब जैसे नॉर्थ नाज़ाबाद में इस वक्त हम बैठे हुए हैं, अगर हम नॉर्थ नाज़ाबाद में एक लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट करते हैं, यहाँ पर एक सर्वर रखें और उसके साथ 5-6 कंप्यूटर लगा के वर्क स्टेशन बना दें, फिर दूसरा डिस्को बेकरी पर इनका मेन कैंपस है वो वहाँ पर किए जाए, फिर डिफेंस वाला, नॉर्थ वाला, सब जगह अलग अलग लेन बना दीजिए। उसके बाद इसको हम अगर मेन सबको एक सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दें, मतलब जितने भी हमारे ये जो ब्रांचेज हैं उन सारी ब्रांच को अगर हम कंप्यूटराइज कर दें, सेंट्रलाइज कर दें, तो वो आ जाएगा मेन। मतलब हमारा एक शहर में हमने जो वो नेटवर्क बना दिया। उसका फायदा क्या होगा? हेड ऑफिस में आएगा। हेड ऑफिस अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन देना चाहता है किसी भी तरह की, तो वो अपने उसी कैंपस से इंस्ट्रक्शन फॉर्म देंगे और वो पूरे कराची में हर जगह पर जो वो उसी वक्त में पहुंच जाएंगे, बजाय ये कि आप अलग अलग किसी के साथ कम्युनिकेट करें। इस तरह अगर किसी ब्रांच को कोई प्रॉब्लम आता है तो वो आपके साथ कम्युनिकेशन जो है कर सकता है। तो लिहाजा जब हम ये मेट्रोपॉलिटन एरिया बना लेते हैं तो विद इन द सिटी हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन हमारा आसान हो जाता है, और हमारा पेपर वर्क जो है वो तकरीबन खत्म हो जाता है। हम इस सारा काम जो मेल के थ्रू ही कर सकते हैं। फिर इसके लिए फिर हमें डिफरेंट तरह के जो है वो हार्डवेयर चाहिए होते हैं, वो हम पढ़ेंगे उसमें कि मेट्रोपॉलिटन में क्या क्या चीज़ें हमें दरकार होती हैं। अच्छा, दिस लार्ज नेटवर्क मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क backbone comprises of an optical fiber set. ऑप्टिकल फाइबर डिपेंड करता है सेटअप जो है वो, कि वो कंपनी जो है फाइबर को अफोर्ड कर सकती है नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें डिगिंग होती है और ज़मीन खुदाई करनी पड़ती है। लेकिन ज़्यादा करके जैसे यू फोन है या दूसरे जो है वो टावर इस्तेमाल करते हैं, केबल को कम इस्तेमाल करते हैं। टावर को ओपन होता है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आराम से उसको देख देते हैं। अगर ज़मीन में हो तो फिर वही प्रॉब्लम है, अगर डिगिंग करना, खोदना, फिर उसको सही करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए लोग जो है वो माइक्रो वेव टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करते हैं। पढ़ेंगे नेक्स्ट में क्या होता है। ये जैसे बना हुआ देखें आपके सामने, सिंपल सा कि घर है और सिटी है, सारे आपस में कनेक्टेड है दूसरे के साथ, तो ये मेट्रोपॉलिटन एरिया हमने बनाया। एडवांटेजेस क्या हैं मेट्रोपॉलिटन के? मैन कैन कवर अ वाइड रेंज देन अ लेन, के लेन से इसका जो रेंज है वो ज़्यादा होती है। जैसे कराची तकरीबन 20-25 किलोमीटर के अंदर अंदर हमारा जो है वो पूरा कराची कवर अप हो जाता है अगर हम सेंटर पॉइंट से लें, 0 पॉइंट से। और मैन या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आर यूजुअली ऑपरेटेड एट एयरपोर्ट्स और कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल पीसेज ऑफ लोकल स्कूल्स। जैसे मैंने एग्जांपल दी आपको सिटी के बीकन की। बाय रनिंग अ लार्ज नेटवर्क connectedness, information can be disseminated more widely rapidly. अगर हम इन सबको आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो जल्दी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच सकती है। और पब्लिक लाइब्रेरीज एंड ग्राउंड गवर्नमेंट एजेंसीज टिपिकली यूज अमेन, लाइब्रेरीज में और गवर्नमेंट एजेंसीज इसको इस्तेमाल करती हैं। Disadvantage main will only apply if personal computer or a terminal can compete. कि इसको वहाँ अप्लाई कर सकते हैं जहाँ हमारा
पर्सनल कंप्यूटर और टर्मिनल कैन कंप्लीट, कि जहाँ हमारे पर्सनल कंप्यूटर जो है वो या फिर हमारे जो टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल होते हैं जिसमें सिंपली हमारा जो है मॉनिटर होता है और इनपुट डिवाइस होती है, और बाकी जो है सर्वर हमारा जो मेन होता है कंप्यूटर, वहाँ भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। If a personal computer is used as a terminal, move the file and transfer, जिसे कहते हैं फाइल ट्रांसफर सॉफ्टवेयर, allow user to retrieve files downloaded from host or host to deliver the data upload. अगर मैंने अभी बताया कि टर्मिनल यूज कर रहे हैं हम, टर्मिनल मतलब बताया कि उसमें सिंपल आपका एक मॉनिटर होता है आउटपुट डिवाइस में, और इनपुट में कीबोर्ड माउस होता है, और सीपीयू हमारा जो मेन एक जगह रखा होता है, हम उसी को शेयर कर रहे होते हैं। तो वहाँ से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना और फाइल को अपलोड करना, तो वहाँ पर भी इसको इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जिसे हम होस्ट कह रहे हैं। और डाउनलोड फाइल्स मीन ओपन एंड रिट्रीव डेटा। डाउनलोड का मतलब होता है कि फाइल को ओपन करना या उसको रिट्रीव, मतलब उसको अपने पास सेव कर लेना, रीड करना टू अनदर, और उसको कहीं और पे अगर हम डिलीवर करना चाहते हैं तो वो हमारा जो है वो उसमें कर सकते हैं। तो डाउनलोड का मतलब हमारे पास ये होता है किसी दूसरे सिस्टम से अपने सिस्टम में किसी चीज़ को कॉपी करना। ये जो मेन है मैंने जो बताया इसको मैंने जल्दी ख़त्म किया वजह क्या है कि इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं, बस इसको आपने गो थ्रू करना है कि मेन जो है वो है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है। बाकी इसमें सच कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ना इसमें जो सवाल इतने आते हैं। वाइड एरिया थोड़ा उससे इतना ये भी इम्पोर्टेंट नहीं, इसको मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, हम इंटरनेट पे ज़्यादा टाइम देंगे तो उसका लास्ट है। वाइड एरिया नेटवर्क्स जिसे हम कहते हैं वैन। वाइड एरिया नेटवर्क है कंप्यूटर नेटवर्क कवरिंग ए लार्ज एरिया। हमने पहले क्या किया था, बिल्डिंग को कनेक्ट किया, फिर हमने डिफरेंट बिल्डिंग्स को कनेक्ट किया तो मेन बन गया। अब हम मतलब शहर को कनेक्ट किया तो मेन बन गया। अब हम डिफरेंट शहरों को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, सिटीज़ को आपस में कनेक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा नेशन वाइड। तो अगर एक मुल्क के अंदर हम पूरा नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं तो हमारा वाइड एरिया कहलाएगा। An example of the computer network between regions, cities or even countries. तो ये हमारे जो वाइड एरिया में आते हैं। और दिस कंप्यूटर नेटवर्क रिक्वायर राउटर्स एंड पब्लिक कम्युनिकेशन चैनल्स। इसमें राउटर भी इस्तेमाल होते हैं, पब्लिक चैनल भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे टेलीफोन की जो लाइन है उसको भी हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। बैंक्स आर यूज्ड टू कनेक्ट अ लोकल नेटवर्क विद अदर लोकल नेटवर्क्स। हम इसमें जो लोकल एरिया डिफरेंट है उनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं, तो ये आपका वैन बन जाता है। एग्जाम्पल दिस है नेशन वाइड ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स। ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM, बैंक के होता है ना ATM का जो फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स। यूज इन बैंक्स बैंकिंग रिप्रेजेंट अ कॉमन एप्लीकेशन ऑफ अ वाइड एरिया नेटवर्क। यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो ये एक वाइड इसकी एग्जांपल है जिसमें वाइड एरिया कह सकते हैं। जब से हमारे पास ये ATM मशीन्स आई हैं, इसके आने से क्या हुआ है कि हमारी जो बैंकिंग है वो 24 आवर हो गई है, 24/7 डेज। दिन में जाए रात में जाए बैंक बंद हो तब भी आप अपनी ट्रांजेक्शन जो कर सकते हैं। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, सपोज मैंने अपना अकाउंट खुलवाया हबीब बैंक में नॉर्थ नाजाबाद में, तो मेरा जो मेन ब्रांच है वो नॉर्थ नाजाबाद है हबीब बैंक की सपोज। अब अगर मुझे पैसों की ज़रूरत है और मैं कराची से बाहर हूँ तो क्या किया जाए, तो फिर उन्होंने मुझे जो ATM कार्ड दिया बनाकर। तो ATM कार्ड से होता है कि मैं किसी भी बैंक का ATM कार्ड यूज़ कर सकता हूँ, ATM मशीन यूज़ कर सकता हूँ, सॉरी। मतलब मेरा जो मेन हेड है वो हबीब बैंक है, लेकिन हबीब बैंक की मशीन को मैं यूज़ नहीं कर रहा, मैं मीज़ान की यूज़ कर लेता हूँ या UBL की या ABL की या कोई और बैंक यूज़ करता हूँ, तो मुझे वहाँ से भी पेमेंट जो वो हो जाती है। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज दीज ऑल दी बैंक्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, कि वो हर सारे जो बैंक हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हैं, और अगर चाहे एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर हो तो वो भी हम ATM से जो कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें कि ये नेटवर्क पूरे मुल्क में फैला हुआ है, और हम कहीं से भी जहाँ पर भी ये सहूलत मौजूद हो हम वहाँ से अपने ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं।
तो ये हमारा जो वाइड एरिया था, कि नॉर्मली इसको हम नेशन वाइड कहते हैं, कि जो नेटवर्क हमारे पूरे मुल्क में हो उसको हम जो है वो वाइड एरिया की रेंज में लेकर आते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? सेंट्रलाइज आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, कि आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर सेंट्रलाइज्ड जो है वो कर सकते हैं। सेंट्रलाइज मैंने अभी आपको बताया कि मैंने आप अकाउंट खुलवाया था एचबीएल में नॉर्थ नाजाबाद में, लेकिन मैं उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ। वजह क्या है कि वो सेंट्रलाइज्ड है और जितने बैंक आपस में कनेक्टेड हैं, तो मुझे ये सहूलत में हो गई कि मैंने अगर अकाउंट एक जगह खोला हुआ लेकिन मैं ट्रांजेक्शन भी उसे भी कर सकता हूँ। तो इससे सेंट्रलाइज का फायदा है वैन की वजह से। और जब तक ये वैन नहीं थे, जब तक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हमारे पास ये सहूलतें भी नहीं थी। अगर बैंक खुला हुआ है तो फिर आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, वरना आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते थे। उसके बाद जब एटीएम मशीन आई तो उसमें भी ये लिमिटेशन थी कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है आप उसी ही की मशीन यूज़ कर सकते हैं, किसी और की नहीं कर सकते। लेकिन अब ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। आप बेशक अकाउंट किसी का भी हो, किसी भी मशीन से पैसे निकलवा सकते हैं, लेकिन वो सर्विस चार्ज आपसे जो हिट करेंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। ये क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रलाइजेस। नंबर 2 है बूस्ट योर प्राइवेसी। आपकी जो प्राइवेसी है उसको बूस्ट करने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और इंक्रीज बैंडविड्थ, बैंड मतलब रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, वो भी इसके अंदर जो वो ज़्यादा होता है। और नंबर 4, द एलिमिनेट नीड फॉर ISDN, Integrated Service Digital Network, is a set of communication standard for simultaneous digital transmission of voice, video data, and other network services over the traditional circuits of the public switch telephone networks. पहले जो लोग लेते थे ISD, अलग अलग लाइनें लेते थे अपने नेटवर्क को चलाने के लिए, अब वहाँ पर इस बैन की वजह से वो भी खत्म हो गई है। ISD भी कोई नहीं लेता और वो नेट से काम चला रहे होते हैं। फायदा क्या हो इससे? कट कॉस्ट, इसमें अखराजात कम हो गए और इंक्रीज प्रॉफिट, और प्रॉफिट में इजाफा हो गया। डिसएडवांटेज है हाई स्पीड कॉस्ट, हाई सेटअप कॉस्ट, कि जो इनकी कॉस्ट होती है, जब फर्स्ट टाइम हम इसे इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है आप जब पूरे मुल्क में एक नेटवर्क बिछा रहे हैं तो पूरे मुल्क में जब बिछाएंगे तो उसके लिए फिर आपको जो है वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। तो ये भी एक इसका जो है वो नुकसान है। इसके अलावा सिक्योरिटी कंसर्न्स, सिक्योरिटी में भी आप जो है हो सकता है एटीएम मशीन लगाते हैं जैसे आजकल बैंक में, तो उसमें से काफ़ी जो उसको मिसयूज भी कर लेते हैं। मेंटेनेंस इश्यूज, कि जब उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर आपको पूरी टीम एक रखनी पड़ती है कि जहाँ पर कोई प्रॉब्लम आए तो वो टीम उसको जो वो देखे, तो लिहाजा आपको अलग से इसके लिए डिपार्ट पूरा जो क्रिएट करना पड़ता है। जब अलग से डिपार्ट करेंगे तो डेफिनेटली एक्सपेंसिव भी होंगे। तो जितना ज़्यादा बड़ा नेटवर्क होगा उतनी ज़्यादा हमें जो उसको लुक आफ्टर करने के लिए टाइम देना पड़ेगा और मेंटेनेंस इश्यूज हमारे पास आएंगे। एंड द लास्ट नेटवर्क टाइप इज द ग्लोबल एरिया नेटवर्क, जिसे हम सिंपली कहते हैं इंटरनेट। A global area refer to a network composed of different interconnected networks with cover an unlimited geographical area. इंटरनेट में अब हमारे पास कोई भी बैरियर नहीं है, पूरी दुनिया आपस में कनेक्टेड है। तो जब हम पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट कर दें तो ये कहलाएगी हमारा इंटरनेट। इसमें कोई ज्योग्राफिकल बैरियर, समंदर आ जाए, पहाड़ आ जाए, रेगिस्तान आ जाए, टीचेज आ जाए, नो मैटर, आप इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम कनाडा से कनेक्ट होते हैं, अमेरिका से कनेक्ट होते हैं, तो वहाँ पे दिन रात का फ़र्क है, बीच में समंदर है, पता क्या कुछ, लेकिन फिर भी हम उनके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो ये मैसिव नेटवर्क है जिसे हम कहते हैं इंटरनेट। The term is loosely synonym with internet, which is considered as the global area network. हम इस GAN को या ग्लोबल एरिया नेटवर्क को सिंपली इंटरनेट कहते हैं। इसके अलावा इस इंटरनेट को WWW भी कहा जाता है, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब, और जस्ट द नेट। आपका नेट नहीं चल रहा, हम इंटरनेट भी नहीं कहते, हम नेट कहते हैं। या मैं नेट काम नहीं कर रहा, तो नेट का मतलब है इंटरनेट, और WWW का मतलब ये होता है कि ये भी इंटरनेट के ऊपर ही चलेगा। वर्ल्ड वाइड वेब मतलब दुनिया की वेब, मतलब दुनिया को आपस में हमने कनेक्ट किया हुआ है एक नॉट के साथ।
वेब कहते हैं बेसिकली जो जैसे स्पाइडर है वो अपना जाल बनता है तो वो भी वेब है। उसके अलावा जो परिंदे पानी में जो तैरते हैं उनके पाँव में जो होते हैं पंजे, पंजों के अंदर एक छोटा सा जो वो समझे कि स्किन टाइप होती, झिल्ली होती है, उससे कनेक्टिविटी होती है, तो सारी उंगलियां आपस में मिली होती है, वेब कहते हैं। तो हम जब इसकी बात करें वर्ल्ड वाइड वेब मतलब दुनिया जो है वो आपस में कनेक्टेड है विद द नोड्स, और ये नोड कौन सी है, दीज आर द नोड्स ऑफ द पेजेस, और उसको हम जो इंटरनेट से देख सकते हैं। अगर किसी गांव में एक शख्स बैठा हुआ है और उसके पास इंटरनेट है तो वो दुनिया के साथ कनेक्टेड है, जिसे हम पहले कह चुके हैं ग्लोबल विलेज, बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट। एडवांटेजेस क्या है, देयर आर लॉट ऑफ एडवांटेजेस, सम कुछ में नहीं आती है, इसके अलावा आप इसमें ऐड कर सकते हैं जो आपको अपने सराउंडिंग में नजर आते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये जो बता रहा हूँ किसका, इंटरनेट का। वैन भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, मैन भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ये इंपॉर्टेंट है। जिससे आ सकता है कि राइट द यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ इंटरनेट। बहरहाल इंफॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट इमेजिनेबल, शायद ही कोई ऐसा सब्जेक्ट हो कि जिसकी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर ना हो। आपको कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई क्वेरी होती है, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो आपके ऑफिस से रिलेटेड हो, या आपके फ्यूचर से रिलेटेड हो, पास से हो, आपने सिंपल एक क्वेश्चन लिखना है, जैसे गूगल पे या दूसरे सर्च इंजन है, आपके सामने जो है वो एक लंबी फहरिस्त आ जाती है जिसके अंदर आप उसमें अच्छी नॉलेज, अच्छी चीज़ों को निकाल सकते हैं। पावरफुल सर्च इंजन, हमारे पास है सर्च इंजन। इंजन का जो मतलब यहाँ पर आ रहा है सर्च इंजन, बेसिकली दीज आर द सॉफ्टवेयर्स विच सर्च योर क्यूरी ऑन द इंटरनेट। जब मैं यहाँ आप गूगल के में जाके लिखते हैं कि लेटेस्ट कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज इन द वर्ल्ड, आप सपोज एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, दिस इज योर क्यूरी, और जब हम इसके अगेंस्ट में एंटर करते हैं या सर्च कराते हैं, तो ये जो गूगल है या जिस तरह की और जो है बिंग है, ये जो है वो डिफरेंट तरह के आपके सामने इंफॉर्मेशन लेकर आ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं सर्च इंजन। मतलब वो डिफरेंट मतलब कितने आपको जो है वो उसके मुतालिक इंफॉर्मेशन ला के देंगे, तो ये भी इंटरनेट पर है। एबिलिटी टू डू रिसर्च फ्रॉम योर होम वर्सेस रिसर्च लाइब्रेरीज, ये जो थर्ड पॉइंट है, दिस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द रिसर्चर्स, जो कि इंटरनेट के यूज में आता है। यहाँ जो बात कर रहे हैं रिसर्च, रिसर्च का मतलब होता है कि एक अपनी तरफ से क्रिएटिव करना, कोई चीज़ को क्रिएट करना, सोचना, किसी चीज़ को दरियाफ्त करना और फिर उस पर काम करना, रिसर्च। जैसे जो पीएचडी स्टूडेंट्स होते हैं या जिनको आर्टिकल्स लिखने होते हैं, उसमें यही होता है कि पीएचडी या उसमें बता रहा हूँ कि आपको कोई नई चीज़ जो वो डेवलप करनी होती है। तो जब आप किसी फील्ड में जा रहे हैं, चाहे फिजिक्स हो, मैथ्स हो, कंप्यूटर हो, कंप्यूटर में डिफरेंट जो है वो इंटरनेट है, कुछ और है, तो आप उसमें अगर देखना चाहते हैं कि मैं मुझे इस काम करना है इस टॉपिक में, तो पहले आपको ये देखना होगा कि इसमें दुनिया में पहले कितना काम हो चुका है, बिकॉज यू आर गोइंग टू डेवलप अ न्यू थिंग, आपको नई चीज़ देनी है। तो डेफिनेटली उस नई चीज़ के लिए पहले आपको पढ़ना पड़ेगा उस टॉपिक के लिए। तो पहले जब तक हमारे पास इंटरनेट नहीं था, लोग लाइब्रेरीज में जाते थे या फिर दुनिया के जो मैगजीन्स थे उनको परचेज करते थे, वो पढ़ते थे, फिर आके वो अपना सिनॉप्सिस बनाते थे। लेकिन आजकल ये चीज़ नहीं रही, हर चीज़ इंटरनेट पर है। आप जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, भाई इस टॉपिक बताओ कितना काम हो चुका है, तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके सामने मौजूद होती है। तो लिहाजा आपको अपना सिनॉप्सिस बनाने में, मतलब जो आपने काम करना है उस काम करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। और इंफॉर्मेशन एट वेरियस लेवल ऑफ स्टडी, ये इंफॉर्मेशन आपको हर लेवल की मिलेगी यहाँ पर। अगर आप कोई लिखते हैं कि पैराग्राफ ऑन द लाइफ ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एट ग्रेड 5 लेवल, तो आपको 5वीं क्लास के मुताबिक आपको पैराग्राफ देगा वो। अगर आप कहते हैं एट द लेवल ऑफ मैट्रिक, तो मैट्रिक दे देगा। तो इस तरह जैसे जैसे आप लेवल बढ़ाते जाएंगे वो फिर आपको वैसे वैसे उसके मुतालिक इंफॉर्मेशन देता जाएगा। तो आप हर लेवल की, हर अपने माइंड सेट के हिसाब से इंफॉर्मेशन उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। Everything from scholarly articles to ones directed as at children, मतलब बच्चों से लेके बड़ों तक हर कोई अपने मर्जी से वहां से चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकता है।
उसके अलावा मैसेज बोर्ड्स वेयर पीपल कैन डिस्कस आइडियाज ऑन एनी टॉपिक। मैसेज बोर्ड होते हैं इसके अंदर, आप अगर ये ज्वाइन कर लेते हैं, अब अपने इंटरेस्ट के मुताबिक आपका इंटरेस्ट क्या है, किस तरफ जा रहे हैं आप, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है और उसमें आपको डिफिकल्टी हो रही है, तो आप अपना क्वेश्चन जो है वो उस साइट पर छोड़ दें। मैसेज बेसिकली साइट होती है, उस पर छोड़ दें। तो जब वो छोड़ेंगे तो उस पर जितने भी यूजर्स होंगे वहाँ पे उस ग्रुप के अंदर, वो आपको अच्छे मशवरे दे सकते हैं और आप वहाँ से आपको हेल्प भी मिलेगी, मुझे ये काम किस तरह सॉल्व करना है। तो अपना ओपिनियन दीजिए, दूसरों के ओपिनियन लीजिए, और जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। और दुनिया के जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको उसके मुताबिक अपनी राय दे सकते हैं। और इंटरनेट प्रोवाइड द एबिलिटी ऑफ ईमेल फ्री मेल सर्विस टू एनीवन इन द कंट्री। ईमेल का जब से कॉन्सेप्ट आया है उससे क्या हुआ है, हमारी जो ट्रांसमिशन है, डाटा ट्रांसमिशन, वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है। और तकरीबन काफ़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका सारा काम ईमेल पर हो रहा है, उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन छोड़ दी है, वरना पेपर वर्क बहुत कम है, जिसकी वजह से उनका बचत भी हो रही है, क्योंकि पेपर इस्तेमाल नहीं हो रहा, डाक भी बच रही है उनकी, जो पहले ही करते थे कोरियर, वो पैसे बच रहे हैं। तो ये सबसे जो है वो आसान और सबसे क्विक और सबसे चीपेस्ट वे है डेटा को ट्रांसमिट करने का। और प्लेटफॉर्म फॉर प्रोडक्ट्स लाइक स्काइप, ये स्काइप पहला सॉफ्टवेयर होगा, लेकिन आजकल जैसे यूज़ कर रहे हैं हम व्हाट्सएप पे भी, आप जो है वो आपस में कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और अभी हम जूम पे इस वक्त काम कर रहे हैं। तो जूम जो है ये भी एक किसी तरह का सॉफ्टवेयर है जिसमें हम ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, और हर किसी के जो व्यूज़ हैं वो भी इसमें ले सकते हैं, स्क्रीन शेयरिंग करा सकते हैं हम, इसमें बोर्ड भी बना सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं। मतलब अगर लोग बहुत दूर बैठे हुए, हम जो है वो इस सिस्टम के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू उनके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। जैसे अभी आप देखें, अभी लॉकडाउन की वजह से हमारे शहर कराची भी जो है वो इसकी जरूरत में आ चुका है, और स्कूल बंद है, कोचिंग बंद है। अब स्टडीज़ को तो जारी रखना है, तो उसके लिए हमारे पास इंटरनेट जो है वो बेस्ट फैसिलिटी है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर आपके सामने जो है वो लेक्चर देते हैं और आप उन्हें सुन रहे हैं ऑनलाइन घर बैठकर। तो हर कोई अपने लोकेशन में बैठकर अपना जो नॉलेज है, अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू किए हुए हैं। और अगर ये इंटरनेट नहीं होगा, जैसे अभी इंटरनेट कनेक्शन जो है यहाँ से आपकी तरफ से जैसे डिसेबल होगा, तो हमारी कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी। तो ये इंटरनेट ही की वजह से है कि आज हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और पूरी दुनिया आजकल जो है वो इसी के ऊपर काम कर रही है, जो जूम के ऊपर हमारा ज़्यादा जो है वो काम हो रहा है। उसके अलावा फ्रेंडशिप एंड लव कनेक्शंस हैव बीन मेड ओवर इंटरनेट बाय पीपल इन्वॉल्व्ड इन लव, पैशन और सिमिलर इंटरेस्ट। जो फ्रेंडशिप्स हैं वो भी इंटरनेट से आप जो है वो बनाते हैं। उसमें आप बता देते हैं भैया मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरा माइंडसेट क्या है, मेरी सोच क्या है, तो फिर आपको उसी तरह के लोग जो आपके नेट के ऊपर होते हैं वो आपके ग्रुप में आ जाते हैं, और आप उनके साथ जो है वो डिस्कशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा things such as a Yahoo Answers and other sites where kids can have readily available help for homework. आजकल जो असाइनमेंट्स आती हैं स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटीज की, उनमें 99% आज जो कंप्यूटर का होता है, वो सिंपल जाके जो है वो गूगल पे लिखते हैं या किसी और सर्च इंजन पे, उनको इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाती है। तो लिहाजा उनके असाइनमेंट में हेल्प करता है, होमवर्क में हेल्प करता है, नोट्स बनाने में हेल्प करता है ये। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ से हम गेन कर सकते हैं। उसके अलावा न्यूज़ ऑफ ऑल काइंड अवेलेबल ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली, कमेंट्री ऑन द न्यूज़ फ्रॉम एवरी कंसीडरेबल व्यू पॉइंट इज आल्सो अवेलेबल। उसके अलावा जितने भी हमारे लेटेस्ट न्यूज़ हैं दुनिया भर की, वो आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। लम्हा लम्हे की खबर आपके पास आ रही है, वो क्यों आ रही है? बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। कमेंट्री है, डिफरेंट तरह की डॉक्यूमेंट्रीज हैं वो देख सकते हैं, और हर तरह से आपको जो है उसके मुतालिक जो इंफॉर्मेशन मिल सकती है। जहाँ इसके एडवांटेज हैं वहाँ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन डिसएडवांटेज डिपेंड करता है हमारा यूज़ पर। जैसे हमारे घरों में कुछ चीज़ें होती हैं जो काफ़ी हार्मफुल होती हैं। फॉर एग्जांपल किचन में जाए तो आपको वहाँ पे छुरी मिलेगी, वहाँ पे बड़े बड़े आपको काटने के लिए जो है वो एक्वर्ड्स मिलेंगे, लेकिन उनका काम क्या है? सब्ज़ी काटना। लेकिन अगर उससे हम स्किन काटना शुरू करते हैं तो ये हम उसे मिसयूज़ कर रहे हैं। हमारे घर में अगर सपोज पिस्टल है, तो पिस्टल हम अपनी सिक्योरिटी के लिए रख रहे हैं कि अगर कोई
खुदा ना खास्ता घर में कोई मसला हो जाता है, कोई बाहर से बंदा आता है, कोई डेकोरेट, तो हम उसको भी कर सकें, रोक सकें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं अपने ऊपर इस्तेमाल करने, तो उसका यूज़ हमारे ऊपर है। इस तरह इंटरनेट भी जो है इसके यूजेस ज़्यादा हैं, अगर आप इसे मिसयूज़ कर रहे हैं तो ये हमारी अपनी गलती है, इसमें इंटरनेट का कोई कसूर नहीं है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पर लोग जो हैं वो पता नहीं उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं जिसका कोई सर ना पाऊँ, तो लिहाजा ये हम नहीं कह सकते कि इंटरनेट पर जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऑथेंटिक है। So anyone can post anything and much of it is the garbage। और ज़्यादा करके गार्बेज होता है। जब हम किसी साइट को सर्च कराते हैं तो उसमें देखें आपको बहुत कम ऐसी साइट्स मिलती हैं कि जहाँ पर आपको अपने मकसद की कोई चीज़ मिले, बाकी तकरीबन लोगों ने उठपटांग का ज़्यादा लगाया होता है, तो लिहाजा इस पर जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑथेंटिकेट नहीं होती। There are predators that hang out the internet waiting to get unsuspecting people in dangerous situation। प्रीडेटर एक लफ्ज़ है जो कि जूलॉजी वाले या बॉटनी में इस्तेमाल होता है, माना ऐसे कीड़े मकोड़े कि जो दूसरों को खा जाते हैं। तो इस तरह कह रहा है कि यहाँ पर इंटरनेट के ऊपर भी काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि जिनका काम क्या होता है कि लोगों को तंग करना। तो किसी भी तरह कर सकते हैं, आपको इंटरनेट पे कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या वैसे आपको, तो लिहाजा इस तरह लोग बैठे फ्रॉड भी कर सकते हैं आपके साथ। थर्ड है, सम पीपल आर गेटिंग एडिक्टेड टू इंटरनेट एंड thus causing problem with their interaction of friends and loved ones। कुछ लोग इंटरनेट के इतने एडिक्ट होते हैं कि बस इसमें जब बैठते हैं तो फिर चलते चले जाते हैं, और ये मतलब आपस में इंटरेक्शन उनका हो रहा होता है, इंटरनेट में खो जाते हैं, तो उनको ये नहीं पता होगा हमारे घर में कोई दोस्त आया है, कोई भाई बहन नहीं है, उनसे बात करनी है। और इजी टू वेस्ट लॉट ऑफ टाइम अगर आपने वेस्ट करना है तो इंटरनेट पे बैठ जाएं, आपका टाइम ऐसे वेस्ट होगा जैसे जैसे फेसबुक पे बैठ जाएं, इंटरनेट की वेबसाइट पे चले जाएं, यूट्यूब पे चले जाएं, एक से दूसरी दूसरी तीसरी पूरी चेन जो आपके सामने जो खुलती चली जाएगी। और इंटरनेट हैज़ लॉट ऑफ चीटर साइट बहुत ज़्यादा है, जैसे फ्रॉड वगैरह करते हैं लोग वह हैं। और उसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ अनसंकर्स बिजनेस दैट हैव स्प्रंग आउट इंटरनेट, और लोगों ने जो है वो बिजनेस खोले हुए, लेकिन उसका कोई समझे कि झूठ ज़्यादा उसके अंदर, मतलब वो है नहीं, सब इमेजिनरी है, आपसे पैसे ले लेते हैं लेकिन चीज़ उनके पास है ही नहीं। और हैकर जो हैं वो वायरसेस सेट करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए मौजूद होते हैं। और हैकर्स कैन यूज़ इंटरनेट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट, आपको जो है वो थेफ्ट करने के लिए भी आपकी आइडेंटिटी जो है वो चुरा सकते हैं, जैसे आजकल हो रहा है, बैंक के अंदर आपकी जो अगर बनी यूज़र आईडीज़ को डाल के वो डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, पैसा ले सकते हैं। और लास्ट वन, इट कैन बी क्वाइट डिप्रेसिंग टू बी ऑन द इंटरनेट एंड रियलाइज जस्ट हाउ अनएजुकेटेड सो मेनी पीपल हैव बिकम इन टूडेज सोसाइटी। इस इंटरनेट की वजह से लोग इसी पे लगे हुए हैं और लोग अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। और एक सर्वे रिपोर्ट भी आई थी कि अब काफ़ी ममालिक में जो बच्चों के जो ग्रेड्स हैं वो काफ़ी ड्रॉप हुए हैं, फेल होने की तादाद ज़्यादा हुई है, जो ग्रेड पहले ए आते थे उसी में आना शुरू हो गए। उसकी वजह क्या है? बिकॉज ऑफ इंटरनेट, अपना टाइम इंटरनेट पे ज़ाया करते रहते हैं। सो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस जो हमने यहाँ की। इंशाल्लाह इसको हम मज़ीद कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं।